मेरी आ रही है आपको? तुम्हारा आवाज ना बहुत ही मतलब कम आ रहा है मुझे। मेरा आवाज आ रहा है? मुझे तो क्रिस्टल क्लियर सुनाई दे रहा है आपका अच्छा, वॉइस। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी ठीक है। आ रहे हैं ना? हाँ। हाँ हाँ। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम कैसे हो? जी, बढ़िया। चलिए कुछ देर इंतजार करते हैं, कुछ लोग जुड़ें और देखते हैं। चलेगा। बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतने वक्त के बाद मिलके, क्योंकि बहुत अरसे बाद हम लोग शायद बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, आई थिंक हो गया 2-3 इयर्स हो गया है। लास्ट हाँ। वो जो फेस्टिवल हुआ था शिवा का, उसमें थे। बट मैं आपका फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस मिस कर गया। हाँ, जी, कोई नहीं, मैंने होता है ऐसा। बाद में फोटोग्राफ देखा था आपका, कुर्ता एंड और जो रेड कलर का यहाँ से बंधा था, गोपियों वाला। वो गोपी और गोपाला वाला कुर्ता जो आपका था, वो टाइप का ग्रीनिश और रेड कुर्ता, वो मैंने बाद में देखा फोटोज में। चलिए जल्दी आप दिल्ली आइए या हमें नागपुर बुलाइए, फिर देखते हैं आपका परफॉर्मेंस, बिल्कुल मजा आएगा। बिल्कुल 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 और वो बिल्कुल। मैं दिल्ली में आने रसिका से पहले वाला तुम्हें भी मजा बुलाने वाला हूँ। मधुरम कुछ और ही होता है। जी। मैंने कहा मैं दिल्ली भी आने वाला हूँ और मैं तुम्हें भी बुलाने वाला हूँ। होगा, जल्दी होगा। थोड़ा सा वक्त है हर एक चीज में, इनिशियल स्टेजेस पे थोड़ा हर एक जी। चीज वक्त लगती है। अम, चलिए फिर हम ना शुरू करते हैं, क्योंकि सबके ही नेटवर्क इश्यूज हैं तो लोग जुड़ जाएंगे आराम से। तो नमस्कार अंकुल जी। अम, अम, आपका स्वागत है नृत्य नाट्य कला संगीत संध्या में। और हमें बड़ी खुशी हुई कि आप जुड़े। और थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा हम डिले हैं, कोई नहीं, टेक्निकल चीज में चलता है। इट्स ओके। सो आपका बहुत स्वागत है। और आशा करते हैं कि आप सुखी एंड संपन्न होंगे। और सो अंशुल जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आपका जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ? सबसे पहले जो भी देख रहा है उन सबको भी नमस्कार मेरा, और अनु तुम्हें भी मेरा बहुत सारा नमस्कार। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए तुम्हारे इतने अच्छे इंटरव्यू सेशन में। स्टार्ट कैसा हुआ डांस, मतलब ये बोलना मतलब एक अलग चीज़ हो जाएगी। मुझे डांस करना पसंद था। तो जब भी मतलब हमारे यहाँ पर मतलब क्या बोला जाएगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, तो हमारे यहाँ पर दूरदर्शन एक ही चैनल आता था। तो उस टाइम पे नेशनल मतलब नेशनल प्रोग्राम ऑफ डांस करके एक चैनल मतलब सीरियल हम्म। आता था। तो वो मैं देखता था, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लासिकल क्लासिकल डांसर्स होते थे, बहुत सारी चीज़ें। तो वहीं से मतलब शुरुआत हुई कि मतलब डांस करना है, और सिर्फ हॉबी के लिए सीखना शुरू किया था श्रीमती उत्सव बनर्जी मैम से नागपुर में। और फिर वैसे ही शुरू हुआ हर एक चीज़, और फिर वो कब जाके लाइफ में आया या लाइफ बन गया पता नहीं चला। इनिशियल स्टेजेस पे, फिर उसके बाद मुंबई मुंबई में राजेश ताई से, फिर उसके बाद दिल्ली में पंडित राजेंद्र गंगानी जी से। ऐसे ही था। जी। आपने अपना पहला जो आपकी शिक्षा है कथक की, किस एज में शुरू करी थी? मेरा प्रॉपर परफेक्ट एज तो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है 8-9 साल की उम्र होगी, मतलब 8 साल की उम्र होगी, तब मैंने सीखना शुरू किया था। और मतलब बहुत जब हम एक छोटे बच्चे होते तब हमको ये नहीं पता होता ना कि कथक क्या है क्या नहीं है। सिर्फ मतलब पसंद है, मतलब कुछ जी। नॉर्मल घुंघरू पहन के नाचना, या फिर कॉस्ट्यूम होता है, कुछ मेकअप करना, या स्टेज पे जाने मिलेगा। बस ये इंटेंशन से लोग सीखना शुरू करते, तो वैसे एकदम किडिश इंटेंशन इंटेंशन से मैंने भी सीखना शुरू किया था। बट जब धीरे धीरे मतलब एक पर्टिकुलर, जब हम एक टाइम पीरियड दे देते हैं, एक लंबा वक्त बिता देते हैं मतलब डांस में, बोल सकते हैं कि 7-8 साल 6-7 साल जब दे देते हैं, तब जाके हमको शायद थोड़ा सा समझ में आता है कि अरे डांस यही चीज़ है। हमको हमको अच्छा फील हो रहा है, हमको पेन भी हो रहा है, तब भी हमको वो पेन हम इंजॉय कर पा रहे हैं। तो उसके बाद रियल जर्नी तो अगर मैं बोलूँ, अगर मेरी डांस की अगर शुरू हुई, तो फिर नागपुर से जाने के बाद जब मैंने मुंबई में सीखना शुरू किया, तब जाके मुझे ज़्यादा मतलब फील हुआ कि हाँ मुझे यही करना है। तब तक कुछ भी मतलब डिसाइडेड नहीं था। कॉलेज कर रहा था, एमबीए की प्रिपरेशन शुरू थी, बहुत सी चीज़ें। और पुणे में आपने बोला शायद, कि पुणे में आपका जर्नी कैसा रहा सीखने का, और वहाँ की जो भी इन्वायरमेंट है आर्ट के लिए, तो वो जर्नी आपकी कैसी रही? पुणे में मैंने नहीं सीखा है। मैंने पुणे में मैं क्षमा ताई से सीखता था, बट
मैंने सिर्फ वर्कशॉप के हिसाब से पुणे में सीखा, बट राजेशी ताई से, श्रीमती राजेशी शिर्के, संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी और बहुत बड़ा नाम है कथक वर्ल्ड का, उनसे मैंने सीखना जब शुरू किया तो मुझे नहीं पता था कि कैसा होता है क्या होता है। तब वो क्या करते थे, जब मतलब अगर हर एक डांस फॉर्म में अपनी एक मतलब वोकेबलरी होती है हर एक डांस फॉर्म की। जैसे हम बोलेंगे कि मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, ज्योमेट्री होती है, उसका अपना एक मैथमेटिक्स होता है, एक बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो अगर हाथ यहाँ पर रखना है, अगर ट्रायंगल है तो इट शुड बी अ ट्रायंगल, वो थोड़ा सा भी मतलब ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। जो उसका जो परफेक्शन है, मुझे वहां पर जाके समझ में आया कि ऐसा क्यों है। वो बहुत सारी ऐसी चीजें थी, और मेन मतलब खासियत ये थी कि सोचने के जो नजरिए थे वो बहुत अलग थे। उससे पहले जब मैं सीख रहा था तो सिर्फ सीखना था, खुशी होती थी इसलिए सीखना था। उस टाइम पे जब मैं सीख रहा था उनसे, तो उनका ऐसा था कि हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको पर्टिकुलर उतनी ही चीज करनी है। हमको हमारे पास अगर मतलब 10 चीजें हमको आती है, 10 में से सिर्फ 2 ही करो, बट 2 इतनी परफेक्ट होनी चाहिए जो शायद बाकियों की ना हो। परफेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए, टेक्निकलिटी इंपॉर्टेंट थी जी, उनके लिए। आपने बड़ी खूबसूरती से समझाया और मुझे बड़ी खूबसूरती से इसमें से ही एक सवाल मिल गया कि क्या एजुकेशन और मैथ अच्छी होती है किसी डांस या किसी कला से जुड़ के? मुझे सुनाई नहीं आया प्रॉपर। आपने अभी बोला कि मैथ्स एंड ट्रायंगल ये सब चीजें भी फॉलो होती हैं म्यूजिक वाइज या डांस वाइज। क्या स्टडी और मैथ में हेल्प होता है किसी आर्ट की वजह से या स्पेशली डांस की वजह से? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें एक में एक से जुड़ती है। अगर जी। देखो, अगर मतलब अगर एज ए कथक डांसर अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे मैथमेटिक्स तो होती है, ज्योमेट्री भी आती है उसमें। और फिर हम जब अभिनय पर काम करते हैं, आगे चलते हैं, तो हम टेक्स्ट उठाते हैं, लिटरेचर पर काम होता है, तो ऑटोमेटिकली ये एकेडमिक मतलब है ही छुपा हुआ। मतलब हम ऐसे नहीं बोल सकते कहीं पर भी डिस्कनेक्ट नहीं होता है। अगर मुझे किसी चीज को उठाना है या किसी चीज को एक्सप्रेस करना है, तो सबसे पहले संस्कृत का टेक्स्ट लेते हैं हम ना। मतलब एक भरत कुल भाग्य कलिके भाव रसानंद परिणताकारी जग देख मोहन कले जय जय रंगादि देवते देवी। तो इसका इसका मतलब कितना खूबसूरत है। सबसे पहला श्लोक जो मैंने गुरु माँ से सीखा था, कमलेंद्र दत्त जी से सीखा था दिल्ली में, कि भरत कुल भाग्य कली के मतलब इनडायरेक्टली जितने भी आर्टिस्ट है इस दुनिया में, जितने भी मतलब कलाकार हैं, चाहे फिर वो स्कल्पचर बनाने वाला मतलब इंसान हो, या फिर पेंटिंग करने वाला हो, या कुक करने वाला, ये इनडायरेक्टली भरत के बच्चे हैं, भरत के कुल से है, उनके रिलेटिव है, उनके बच्चे हैं। भरत कुल भाग्य कली के भाव रसानंद परिणताकारी, राग भाव रस आनंद परमानंद, ये जो भी लोग मतलब अपनी कला की साधना करते हैं, वो लोग मतलब हर एक स्टेजेस पे आते हैं। पहले भाव एक्सप्रेस करते हैं, फिर रस, फिर आनंद, बहुत डेप्थ है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। फिर उसके बाद में एक पर्टिकुलर स्टेज आती है कि जहाँ पर हमको अनुभूति होती है परमानंद की, कंप्लीट मेडिटेशन की, कंप्लीट सरेंडर की। तो वो तो हर एक जगह पे ही है, चले आ रहा है, वही चीज है। तो ऐसी और ये ऐसी देवी को मेरा मतलब, ऐसी रंगादी देवता देवी को मेरा बारंबार प्रणाम। ये इस श्लोक का मतलब है, बहुत सुंदर है। और बहुत सुंदर श्लोक की आपने व्याख्या करी। इसी से मतलब हर कला में भी ये शुरू होता है कि जब मैंने आपसे पूछा कि किस उम्र में पहले आपको आनंद की अनुभूति हुई, फिर आप उसकी साधना और तपस्या की तरफ बढ़े। अब धीरे धीरे एज के हिसाब से जिस एज में आप आगे जाते रहेंगे, जितना भी एक्सपीरियंस होते रहेगा, फिर एक परम आनंद एंड ट्रांस मेडिटेशन में आप जाते रहेंगे। वही ये श्लोक में कहा गया है, हम एक बिल्कुल। कॉमन वर्ड में बोल रहे हैं और आपने एक बहुत ही खूबसूरत हिंदी में और संस्कृत में उसका अनुवाद हम सबको करवाया। तो बहुत खूबसूरत बात है ये। एंड अंशु जी, मुझे ये बताइए कि आप कथक क्या है? क्योंकि बहुत लोगों को जो क्लासिकल से या नहीं पढ़ते हैं लिटरेचर या ओल्ड हिस्ट्री, उनको यही नहीं पता होता। वो अगर आप बोले कि डांस करते हैं, कोई भी डांस फॉर्म हो, तो लोग बोलेंगे कथक, भरतनाट्यम, कथक कौन सा डांस वो। तो उन लोगों के लिए ये सवाल होना चाहिए कि कथक क्या है। ओके, ओके। देखो, कथक की जो मतलब एक डेफिनेशन है, मतलब पूरी दुनिया में खूब पता है, कथा कहे सो कथक कहलावे। इट मीन्स जितने भी मतलब हर एक आर्ट फॉर्म का अपना एक पर्टिकुलर मतलब डेफिनेशन है। तो कथक का ये है कि जब हम हमारे डांस डांस मूवमेंट बॉडी के थ्रू जब हम पर्टिकुलर स्टोरी प्रेजेंट करते हैं थ्रू आवर ऑडियंस, उसको कथक कहते हैं। ये तो एक सिंपल सा एक डेफिनेशन है जो नॉर्मल लोगों को समझाने के लिए जो हम हर वक्त काम करते हैं। बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कथक की। मतलब आपको मतलब खुद से जोड़ने का मुझे लगता है कि एक माध्यम है, मतलब मेरे लिए, कि मतलब
मैं खुद को क्या फील कर रहा हूँ, वो चीजें हैं, ये है। वो बहुत खूबसूरत सी बात है कि खुद की कथा का व्याख्यान करना, हाँ, एक तरीके से अगर बोला जाए कि जो हम फील करते हैं वही हम समाज को दिखाना चाहते हैं, पर अपने नजरिए और अपनी खूबसूरती से। क्योंकि हमसे भी पहले बहुत लोग कला में जुड़े हैं, हम भी जुड़े हैं, आगे भी जुड़ेंगे। बस एक तरीके बदल जाते हैं, एकदम और जितनी सच्चाई होगी उतनी कला में अच्छाई होगी। एकदम। बोलने सो की तो बहुत सारी चीजें बोल जी सकते हैं कि मतलब कथक जी उत्तर प्रदेश से है, फिर ये है, फिर इतने इतने डांस फॉर्म में से एक क्लासिकल है, ठीक है, बट कथक का रियल मतलब अगर बोला जाए तो एक स्टोरी प्रेजेंट करना ही कथक है, पर्टिकुलर स्टोरी प्रेजेंट क्योंकि करना थ्रू आवर डांस। जै, जैसे आपने भी हिस्ट्री का बोला, तो हिस्ट्री के बेसिस पे हमें आज नहीं बोलना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, पर डिस्कशन करने चाहिए इन अ हेल्दी वे कि हिस्ट्री ऑब्वियसली काफी तोड़ी मड़ोड़ी गई होती है, हर जगह की, हर कंट्री, हर जगह की। तो हम उससे इंस्पायर हों, उस चीज की जरूरत है, उस पर रिसर्च करें या डिस्कवर करें, उस चीज की जरूरत है। और जिस जिस प्रांत से जाते होते हुए जाएगा, वो प्रांत अपनी खूबसूरती उसमें बिखेरते जाएगा। वहां से उस कला का नाम बदल जाएगा, उस कला की वेशभूषा, रंग रूप, हर कुछ, शब्द, क्रियाएं, कला, सब कुछ। तो वो बहुत खूबसूरत बात है कि एक उत्तराखंड में पैदा हुआ इंसान एक महाराष्ट्र में पैदा हुए इंसान से बात कर रहा है, किस वजह से? कला की वजह से। और कला की वजह, कला ही दुनिया है एक तरीके से, और हम सब अपनी अपनी कलाकारी कर रहे हैं। हाँ, हम सब सो तो कैरेक्टर्स है, मतलब कर रहे हैं, मतलब अपना अपना रोल जी निभा रहे हैं, ऐसा लग रहा है नहीं। वो तो है, बहुत सारी चीजें हैं। और तुमने बहुत एक सही बात बोली, हमारे गुरुजी बहुत मतलब पंडित राजेंद्र रंगनाथ जी इस चीज को बोलते थे कि मतलब हमारा आर्ट फॉर्म ना एक मतलब एक खूबसूरत फूल की तरह है, और हर फूल का अपना एक वक्त होता है खिलने का, और खिल के मतलब खुशबू बिखेरने का, और हर फूल की अपनी एक अलग खुशबू होती है। तो वही है हमारा आर्ट, हर एक आर्ट फॉर्म की अपनी एक सुंदरता है और महक है। और हम भी छोटे छोटे, आप तो फूल हैं, हम छोटे छोटे पत्ते हैं कि हम भी आगे आगे वो बागान में थोड़े थोड़ा खुशबू और थोड़ी हरियाली बिखेरने की कोशिश करते हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल के टाइम में या हमेशा से ही किसी भी कला को धर्म से जोड़ा जाता है। या हम धर्म के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, हम कला के हिसाब से बात कर रहे हैं कि क्या कला में स्पिरिचुअल होना या भक्तिमय होना जरूरी है, कंपलसरी है, या नहीं भी करे कोई इंसान, क्योंकि हर किसी का अपना अपना बिलीव होता है किसी भी फेथ पे। तो आप किस नजरिए से उसे देखते हैं कि स्पिरिचुअल, भक्ति, या फिर सिर्फ अपने क्राफ्ट को अच्छा करो? ओके, मतलब ये बहुत ही मतलब बहुत बड़ा सवाल है, इसका आंसर मतलब एकदम छोटा सा तो नहीं हो सकता है। जी जब मैंने डांस करना शुरू किया था वहां से बताता हूँ, कोई भी क्लासिकल डांस फॉर्म विदाउट भक्ति नहीं हो सकता है, ठीक है, ये मेरा मानना सही है, बात। और ये जरूरी भी नहीं है कि हर एक डांस फॉर्म में भक्ति हो, ठीक है। अभी कैसा होता है ना कि हम बहुत ऐसा सोचते, जैसे तुमने एक सवाल मतलब यही कहा, तुमने भक्ति जरूरी है या नहीं जरूरी है, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे वेस्टर्न डांस फॉर्म भी हम देखते हैं, वेस्टर्न क्लासिकल डांस फॉर्म, बैले वगैरह, तो उसमें नहीं है, तो उनका उनका ट्रेडिशन बहुत अलग है और हमारा ट्रेडिशन बहुत अलग है। एक हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा स्टार्टिंग ही श्लोक से होता है, प्रणाम से होता है, तो हमारा डांस फॉर्म बहुत अलग है, बहुत मतलब हम कंपेयर नहीं कर सकते कि मतलब होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बट अभी कैसा हो रहा है कि एक्सपेरिमेंटल भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। हमारे रूट तो वही है कि भक्तिमय चीज़ें है कि मतलब सबसे पहले हम इन्वोकेशन करेंगे, एक वंदना करेंगे, गुरु वंदना करेंगे, शिव स्तुति करेंगे, फिर उसके बाद में फिर टेक्निकलिटी पर आएंगे, तीन ताल होगा, धमाल होगा, वॉट एवर जो भी ताल होगा, फिर उसके बाद फिर से मतलब राधा कृष्ण कहीं ना कहीं। और ये जरूरी नहीं है कि जिंदगी भर यही करना है, या जो हमारे गुरुओं ने किया वही हमको करना है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बट ये डिपेंड करता है कि मतलब आपने किस तरीके से सीखा है। और क्लासिकल अगर बोला जाता है तो वहां पर आप भक्ति को मतलब अलग नहीं देख सकते हो, भक्ति और क्लासिकल डांस फॉर्म वो एक दूसरे में एकदम ऐसा जुड़ा हुआ है। और अगर एक पर्टिकुलर सर्टन एक हमारा वक्त हो जाता है कि मतलब एक आपने बहुत उम्र तक काम कर लिया, एक एक्सपीरियंस आ गया है आपको, तो जिस इंसान को रूल्स पता है वो इंसान रूल भी ब्रेक कर सकता है, एक हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो जैसे अभी बहुत से लोग एक्सपेरिमेंटल डांस, कंटेम्प्रेराइज कथक डांस वगैरह ऐसा भी कुछ करते हैं, तो वो लोग भी वहां स्टाइल। पर मतलब वहां पर शायद
उतनी भक्ति नहीं फॉलो करते, बट फिर भी कर रहे हैं, और वो सुंदर भी लगता है, ऐसा नहीं कि वो खराब लगता है। तो बट अपने अपनी सोच है। इनडायरेक्टली अपने आर्ट के लिए इतने डिवोट हैं कि उनकी प्रैक्टिस ही उनकी एक अलग सा रिलीजन बन जाता है। हाँ सो हाँ, वो और वो उनकी उनकी बहुत प्रैक्टिस, उनकी खूबसूरती मेहनत वाली है। बात है, क्योंकि भक्ति भी एक तरीके से वही है ना कि खुद को जानना, बिल्कुल खुद का बिल्कुल सच बिल्कुल। इंसान जितना खुद से जानेगा उतना कनेक्ट। अपनी कला या अपनी जिंदगी खूबसूरत होगी, एकदम एकदम है ना। एकदम। तो जैसे हम देखते हैं कि मोस्टली बहुत से लोग जैसे थैंक यू। मोस्टली ये कोमल दीदी का कमेंट है, बोल रहे बेस्ट विशेष अंशु। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू ज्वाइन होने के लिए। जैसे जैसे हम देखते हैं कि हर कोई अलग अलग व्याख्या करता है अपनी परफॉर्मेंसेस की, कि मैंने ये फील किया, मैंने वो फील किया। तो इसी तरीके से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस, कोई क्या, मतलब हर परफॉर्मेंस ही स्पेशल होती है इंसान के लिए, क्योंकि 1 महीने या 15-20 दिन हम उसका रियाज करते हैं, फिर परफॉर्म करते हैं। तो एक ही दिन में हमें सब कुछ जीना होता है, वो 5-10 आधा 1 घंटे में सब कुछ। ऑब्वियसली वो वैसे ही इतने खुशी देने वाली चीज होती है, पर फिर भी कुछ ऐसी चीजें, कुछ एक्सपीरियंसेस गुरु से जो शब्द मिले कि वाह क्या किया, है ना, या कोई ऑडियंस ने ऐसा बोला कि अंशुल आपने दिल जीत लिया, क्या कला दिखाई है आपने, बहुत ही मधुरम लगा, बहुत ही सुंदर लगा। ऐसी इंस्पिरेशन से बहुत खुशी मिलती है। तो आप अपने ऐसे एक्सपीरियंसेस कुछ हमारे साथ शेयर कीजिए। ऐसे मतलब मैं अभी बहुत छोटा हूँ इतने ये सवाल के लिए, और हर इंसान के लाइफ में कुछ अच्छे चीज़ें होती है, कुछ बुरी चीज़ें होती है, कुछ अच्छी चीज़ें आपको और बेहतर बनाती है, और कुछ बुरी चीज़ें आपको बहुत स्ट्रांग बना देती है ना। तो नागपुर की बात है, मैंने जब स्टार्टिंग में मैं परफॉर्म करता था तब मुझे उतना समझ नहीं था। तो उस बालाजी मैम के साथ मैं नागपुर में परफॉर्म कर रहा था, और बहुत से लोगों को अच्छा लगा, और बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि मतलब अरे वाह, एक लड़का का मतलब बहुत से लोगों के लिए नया है कथक, मतलब नया नहीं है, बट बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं है उन सब चीज़ों की, अगर बोला जाए तो कि एक लड़का कथक कर रहा है या कुछ कर रहा है। तो बहुत से लोगों ने कहा कि अरे तो आप भी करते हो, आप भी मतलब ये इस अटायर में डांस करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो भी मेरे लिए एक अच्छी बात थी कि मतलब उससे मुझे मतलब ये समझ में आया कि बहुत से लोगों को नहीं पता है, और आई थिंक ये मेरे लिए बहुत अलग हो सकता है। तो ये तो एक था, और दूसरी चीज़ मतलब एक दो जगह परफॉर्म करते हुए मुझे भी ये फील हुआ कि मतलब मुझे आगे क्या चल रहा है मुझे पता ही नहीं चला। तो ये मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं पूरे तरीके से जीरो हो गया उस जगह पे। बट ऐसा आज सच मुझे किसी बड़े गुरु ने आके कुछ बोला हो कि बहुत अच्छा हुआ है, तो ऐसा वगैरह कुछ नहीं रहा। नहीं, कोई नहीं, अभी तो हमेशा जर्नी तेरी यही बोलना चाहिए कि हाँ आज से हाँ ही शुरुआत होगी। हाँ, तो वही तो मैंने वही कहा कि ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, और मैं अभी उतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हुआ हाँ, है। जी, नहीं फिर भी मतलब ये होता है ना कि परफॉर्मेंस के बाद जो एक फील गुड होता है, हाँ, वो खूबसूरती कुछ और होती है ना। बिल्कुल मुझे अच्छा फील सो हुआ, और मुझे ऐसे बहुत परफॉर्मेंसेस में होता है कि परफॉर्म करने के बाद मतलब जो आप टोटली खो जाते हो, खोने के बाद ना आप खुद से जुड़ते हो उस टाइम पीरियड पे। तो ऐसा बहुत बार होता है, वो शायद मेरे साथ नहीं, वो हर आर्टिस्ट के साथ होता है। बट ऐसा एज सच मुझे मतलब किसी पर्टिकुलर गुरु ने आके ये नहीं कहा कि बहुत अच्छा हुआ है या कुछ ऐसा, कुछ नहीं है। बट वो फिर भी उनका आंखों में और संगी साथियों की आंखों में या तालियों में वो खनक से पता चल ही जाता है कि हाँ। ये बोल नहीं रहे बट कहना चाहते हैं, या कह चुके हैं, हम सुन नहीं पाए एक अलग तरीके से। ओह माय गॉड, वाह सही है ये। क्योंकि कह चुके हैं बट हम सुन नहीं पाए। हाँ, मतलब वो परफॉर्मेंस के बीच में जैसे हम भी जब क्लिक करते हैं, मैं तो काफी टाइम से थोड़ा दूर हूँ डांस फोटोग्राफी से, स्लोली स्लोली मैं फिर अपने टाइम के हिसाब से वापस आ रहा हूँ। बट कभी कभी आई कांटेक्ट हो जाता है जो परफॉर्म कर रहे थे उनके साथ, वो जो बताना चाहते थे वो हमें पता चल जाता है, और हमारी खुशी जो दिल से ना कि अरे वाह क्या किया हमने, वो आई कांटेक्ट बड़ा प्यारा होता है। वो आई कांटेक्ट वाली बात ही आपने बोली, जब लोगों की आंखों में हो ना कि अरे ये लड़का कथक कर रहा है ना, वो बहुत खूबसूरत बात होती हाँ है। सो क्योंकि आप ये बहुत पहले की बात बता रहे हैं, अब तो ये कॉमन हो गया है कि कॉमन हो गया। मतलब लड़के भी काफी हैं, पर हाँ स्टार्टिंग में ज्यादा इंडियन क्लासिकल में लड़कियां हाँ, ही बहुत होती थी। स्टार्टिंग की, मैं बहुत पहले की, मैंने 22 साल डांस सीखा है। तो मैं ये जी बात जी। शायद मतलब 10-12 साल पहले की बात बताई। और ये 8-9 ईयर्स पहले ही शुरू हुई है, मतलब कुछ रेयर केसेस में पहले से भी हुई हैं, बट 8-9 ईयर्स से अब कॉमन हो गया है कि कॉमन लड़के हो भी गया। इंडियन क्लासिकल डांस करते हैं। पहले थोड़ा अनकॉमन था कि वंस इन अ वाइल कि 100 में से मैंने 2 देखा या है। 3 आए।
अगर अनु देखा जाए ना कि मतलब कैसा है कि जितने भी आप पुराने गुरु देखेंगे, आप हिस्ट्री देखेंगे, हर एक क्लासिकल डांस फॉर्म की तो मोस्ट प्रोबेबली तो मेल ओरिएंटेड डांस फॉर्म थे हम्म, ये। जितने भी गुरु हैं, जितने भी तो सब मतलब गुरु ही सिखाते थे, मतलब मेल कैंडिडेट ही सिखाते थे और वही परफॉर्म भी करते थे। और उसके बाद एक एकदम अलग चेंज आया कि उसके बाद वो फीमेल ओरिएंटेड बन चुका था एक पर्टिकुलर बहुत लंबे वक्त के लिए। तो लोग ये समझने लगे थे कि मतलब वो फीमेल ओरिएंटेड डांस फॉर्म है और उस टाइम पे कम, और अभी फिर से वो मतलब चेंज हो रहा है। तो इट्स लाइक अ रिवर जो बहती है, फिर से अपने साथ कुछ लेके बहती है और फिर से छोड़ देती है। और वो बहुत खूबसूरत बात है कि पहले मतलब अम, पुरुष को शिव की या हरि की उपाधि दी जाती है। पहले शिव हरि से शुरू हुआ और फिर शक्ति ने गया, अब फिर शिव हरि पे आ रहा है। तो एकदम सबका समागम चल रहा है। तो आशा है कि कला और आगे यूं ही खूबसूरती से बढ़ती रहेगी। बिल्कुल। जी। अम, जैसे कि अभी हम पूरा महाराष्ट्र कवर कर चुके हैं, सो अब हम थोड़ा दिल्ली की तरफ को आएंगे अच्छा, ओके। कि जब आप दिल्ली बसे और वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ, इसलिए डिफिकल्ट था, खाना पूरा अलग, सब कुछ अलग। सोचा नहीं था, खुशी बहुत थी। मैंने मेरा जब ऑडिशन दिया था मतलब कथक केंद्र के लिए 2015 में आई थिंक, तो बहुत मुश्किल था वहाँ पर मतलब एडमिशन हो जाना। क्योंकि पूरे हमारे वक्त पे जब मेरे टाइम पे था तो ऑल ओवर इंडिया से 16 लोगों की एडमिशन होती थी उस टाइम पीरियड पे 2015 में। अभी तो बहुत ज़्यादा सीट्स बढ़ चुके हैं, आई थिंक अभी 40-45 समथिंग वगैरह वो एडमिशन ले लेते हैं और ज़्यादा भी लेते हैं। तो उस टाइम पे 16 लोगों की एडमिशन हो रही थी और उनमें से भी मैं एक था। तो मुझे बहुत खुशी थी कि अरे इतने बड़े गुरुओं से सीखने मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें, गुरुओं को कभी देखा नहीं इतने बड़े बड़े, पंडित राजेंद्र गंगानी जी, जयकिशन महाराज जी और प्रेरणा शिवाली, ये इतने बड़े बड़े लोग। और जब सिलेक्शन हुआ तब ऐसा लगा कि मतलब बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया, ऐसा फील हुआ। और जब सीखना शुरू किया गुरुजी से तब वाकई समझ में आया कि इतना आसान नहीं रहेगी ये लाइफ और ये जर्नी बहुत लंबी और बहुत धीमी चलने वाली है। तो डिफिकल्ट था, आसान नहीं था मेरे लिए। बट वो इंसान की जो सच्चाई होती है, अपनी कला से प्यार होता है, वो मुश्किलें चीज भी बड़ी खूबसूरत सी लगने लगती हैं। हाँ, लगती है। या आज हम मुड़ के वो लम्हों को देखते हैं तो वो खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिंदगी का दूसरा नाम ही दर्द है, और वो दर्द संथल रहे, बैलेंस रहे, शीतल रहे, तो बहुत आगे ले जाता है इंसान को। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे बहुत जी। सी चीज़ें सीखने मिली, ऐसा नहीं कि वहाँ पर सीखने नहीं मिला। मुझे एक मतलब एक ह्यूमन नेचर कैसा होता है मुझे वो समझ में आया। क्योंकि महाराष्ट्र का ट्रेंड ही पूरा अलग है, कल्चर ही पूरा अलग है। जब आप दिल्ली में आते हो एक महाराष्ट्रियन लड़का, आप मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो जब दिल्ली में आता है तो सब कुछ बदल जाता है। मुझे तय क्या मतलब बोला जाता है कि मतलब गुरु जी के यहाँ पर हम लोग जाते थे कभी और गुरु जी बोलते थे कि इसको तय करके रखो। मुझे ये नहीं समझ में तय करना मतलब होता क्या है। मतलब बहुत अलग चीजें थी मेरे लिए बहुत सी चीजें। और गुरु जी से जो सीखने मिला वो बहुत बड़ी बात है। और लोगों का सपना होता है उनके जैसा बनना हर एक चीज। तो मेरा सपना ये तो नहीं है कि उनके जैसे बनना है, बट अच्छा काम करना है और सही है जो है। और हमें अपनी कला की सारी चीजों से प्यार होता है, चाहे वो घुंघरूओं का धागा हो, टूटा हुआ घुंघरू हो जो घुंघरू से अलग हो जाता है, चाहे वो दिया बाती हो जो बुझने वाला है या जो अभी जल रहा है। अपनी कला की हर चीज से प्यार होता है। उसी तरीके से संगीत नृत्य से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है हमेशा से। हम ये नहीं कह सकते कौन बड़ा कौन कम है। दोनों ही एकदम। एक जिसमें एक जान भी नहीं हम कह सकते। दोनों ही आत्मा के दर्पण है ना? तो आप जब परफॉर्म करते हैं, आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट डांस के हिसाब से एकदम दिल में घर कर जाता है, और एक पर्सनल लेवल पे एज अ पर्सन कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको ज्यादा अट्रैक्ट, या कौन से इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा मोह है आपको? ओके। मुझे सभी पसंद है, बट अगर मतलब अगर पर्सनली अगर मुझे पूछा जाए तो स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज नहीं थी। जब दिल्ली में गया तब हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं मतलब कथक केंद्र के। सुबह मॉर्निंग में योगा होता है, फिर उसके बाद में अलाइट सब्जेक्ट होता है, अलाइट सब्जेक्ट में हिंदुस्तानी वोकल होता है, और फिर परकशन होता है, उसमें तबला पखावज होता है, फिर बहुत सी चीज़ें भी सिखाई जाती है, वर्कशॉप्स होते हैं। तब मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि इतनी सारी चीज़ें होती है इसमें और इतना डेप्थ में होता है। तो मुझे तो पहले तो तबला अच्छा लगता था, बट जब मैंने पखावज सीखना शुरू किया पंडित रविशंकर उपाध्याय जी से,
और वो मुझे बहुत मतलब अभी भी दिल में आता है कि मतलब उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। पखावज पसंद है। जी। पखावज की अभी आपने बात की, तो मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट्स से ही हम सबको मोह है, जो भी हम कला से जुड़े हैं या उस बारे में पढ़ते हैं या अपनी कला के साथ जोड़ के उस चीजों में कुछ संगत करते हैं। तो जैसे कि मुझे बड़ी खूबसूरत क्या लगी बातें नृत्य की, जब मैंने फिर नृत्य का शुरू किया, मेरी कविता आई, और अभी आगे भी काफी चीजें आते रहेगा। जो मुझे क्या अट्रैक्ट करता था हमेशा से, क्योंकि मैं स्मॉल टाउन से हूँ, मतलब नागपुर भी हमारे सामने बहुत बड़ा है एक तरीके से देखा जाए, बहुत है बड़ा। ना। तो हमारा वो लोकेशन वाइज भी बहुत छोटा है, क्योंकि इधर से रामनगर आ जाता है, इधर से रुद्रपुर रेठा साहिब नेपाल बॉर्डर, और इधर से नैनीताल, तो हमारा टाउन छोटा सा है। सो मुझे जब हम दूरदर्शन पे देखा करते थे, क्योंकि उस समय कुछ आता नहीं था, है ना, हम सब एक ही जमाने के हैं, तो वो कलाकारों को मुझे यहाँ आके लाइव देखने का जब मौका मिला 2012 से, मैंने फोटोग्राफी 2017 में शुरू करी डांस की ऑडिटोरियम में, पर मैं पहले से करता था फोटोग्राफी एंड ऑल, आर्टिस्ट की पोर्टफोलियोज एंड ऑल। तो जो थाप होती है पैरों की, वो चाहे आप खाली ऑडिटोरियम या किसी रिलीजियस स्पेस या कहीं भी करो, वो थाप अलग होती है, क्योंकि जिसका जितना अपने मन पे और अपनी सच्चाई और अपने कर्म धर्म जुड़ा होगा अपनी गलत से, उसकी थाप में एक अलग प्रेजेंस होगी, और एज वाइज एक्सपीरियंस वाइज बढ़ते जाती है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि वो थाप आपकी जिंदगी में कितना महत्व रखती है, और उससे आपको क्या फील होता है। देखो, ये बहुत मतलब मुझे ना ये सवाल मुझे मैंने गुरु माँ है, मैंने हम लोग जब बात करते थे तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी उसका, वो एक टाइम मुझे याद आ गया। कि कैसा है ना कि जितना तुमने कहा कि तुम एक छोटे से शहर से हो, तो छोटी चीज़ें बहुत सुंदर होती है। तो सबसे पहले, और दूसरा जो बोला थाप कितना इम्पोर्टेंट है। कथक की जान ही थाप है। बाकी जितने भी डांस फॉर्म है उसमें तत्काल नहीं मिलेंगे आपको, बहुत मिलेंगे भी तो बहुत गिने चुने, बहुत कम मिलेंगे। और कथक की बुनियादी चक्कर और फुटवर्क है। अगर हम एक छोटा सा भी अगर फ्रेज ले ले, मतलब ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपका पीछा नहीं छोड़ सकता है। और मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, मेरे लिए ये एक मेडिटेशन का जोन है। हमको मतलब ऐसा होता है कि अभी हमें बात करनी है, हमें इंटरव्यू लेना है या इंटरव्यू देना है किसी को, मतलब तुम मुझसे बात कर रहे हो, तो मुझे ऐसा होना पड़ता है कि अरे अनूप ने मुझे इनवाइट किया है, मुझे बड़े प्रेजेंटेबल तरीके से कुछ सवालों के आंसर देना है और बहुत सोच समझ के देना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, खुद को क्या करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा, एक कंफर्ट जोन में लाना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू टॉक। तो उसी तरीके से जो तत्कार है मेरे लिए एक खुद को कंफर्टेबल बनाने का एक जरिया है डांस में। ये है। जी। क्योंकि वो जो थाप होता है वो मतलब कुछ अलग ही वाइब्रेशन और अलग ही साउंड होता है। बिल्कुल इवन सही। अगर कोई पढ़न और कर रहा है बिल्कुल अपनी सही। परफॉर्मेंस के बीच में रुक के, हाँ, बहुत खूबसूरत चीज होती है वो। और ये भी एक चीज तुमने कही ना कि मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से चेंज होता है। बिल्कुल चेंज होता है ना, बिल्कुल बदल जाता है सब कुछ। कभी कभी ये होता है कि हम बहुत जोर जोर से मारते हैं, ताकत देख कुछ कुछ एकदम ताकत से। और जब हमारा एक पर्टिकुलर जब एज आता है ना, तब हमको बहुत ताकत की जरूरत नहीं होती, बहुत सुकून की जरूरत होती है। और उस सुकून की वजह से जो फुटवर्क होता है वो चेंज हो जाता है। वो भी है। जी। क्योंकि वो फुटवर्क और वो थाप, या फिर जो भी उसे हम शब्द वाली दें, है ना। तो क्योंकि मैं जब मार्शल आर्ट से रहा, मिक्स मार्शल आर्ट से, तो मार्शल आर्ट में भी है वो चीज योगा में भी है, पर हर जगह स्पीड और नाम या फिर करने के तरीके बदल जाते हैं। बदल जाता तो है। मैं वो ज्यादा फील कर पाता था कि हाँ, कि कितना प्रैक्टिस लगा होगा इस पे, बहुत। कि कभी कभी तो ये होता है कि घुंघरू टूट के पैर में लग जाता है, या फिंगर्स के बीच में थोड़ा सा कोमल कोमल सा ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से चिंग एंड ऑल होता है। तो वो बहुत पेन, से प्रोसेस है। वो चीज मैं समझता हूँ। तो इसलिए ना वो खुशी होती है जब किसी की थाप फील करो, कि वो एकदम था, वो दिल में धप करती है, हाँ, हाँ। कि आप बैठे भी हो, आप कुछ और जगह मन है, तो आप पूरा वहां फोकस करोगे कि अरे वाह क्या कर दिया हमने, है ना। तो वो थाप और बहुत मायने रखती है। हाँ, और मतलब ये है कि हम स्टार्टिंग जब शुरू होता है ना कथक का, अगर मतलब हम अगर ट्रेनिंग देखें,
तो वर्टिकल ग्रोथ है। सबसे पहले फुटवर्क शुरू होता है, फुटवर्क के बाद अपर बॉडी आती है, अपर बॉडी के बाद हैंड मूवमेंट्स आएंगे, फिर कुछ एक्सप्रेशंस आएंगे, फिर उसके बाद वो पूरा पूरा बनेगा। तो वर्टिकल ग्रोथ है। और जैसे जैसे अगर हम बोलते हैं कि मतलब जैसे था आप बोला है कि तुमने बोला कि घुंघरू लग जाते हैं कुछ, तो ये तो बहुत सारी, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें। पाव भी छिल जाता है इतने रियाज में, 12 22 साल सीखने के बाद। मैंने मतलब पूरा कथक है, अभी तक मैंने पूरा 22 साल का मेरा कथक की जर्नी रही है। तो है, वो तो रहता ही है, बट उसका अपना एक अलग मजा है। जैसे तुमने कहा था कि मतलब दर्द के वो कोई अपनी, बहुत वो बहुत मधुर सा दर्द होता है, चाहे छोटी उंगली पिचक जाए या अंगूठे में स्वेलिंग आ जाए या एड़ियां आप जवाब दे दें, बिल्कुल। पर वो जब सबका समागम होके कुछ दिनों बाद जब वो थाप बनती है ना, तो उस सादगी, उस भक्ति की प्रसाद होता है वो। इसलिए इसलिए बनती है क्योंकि हमने दर्द झेला है, हमने उसकी खुशी देखी है, हमने एक साधना की है इतने लंबे अरसे तक। तो बहुत सारी चीजों को मिलके वो एक धा है। और जब वो इतने टाइम का, इतने समय से जो संगत की होती है या खुद के साथ संगत की होती है, खुद के शरीर के साथ, जब वो प्रूफ हो जाती है तालियों से या लोगों की आंखों की चमक से कि अरे इन अंशुल ने ये, या ये कलाकार ने क्या कर दिया, है ना, वो खुशी उस कलाकार के चेहरे पे दिखती है। तो दिखती वो है। बहुत खूबसूरत सी बात होती है, और वो किसी भी डांस फॉर्म में हो या किसी भी आर्ट में हो। तो जैसे कि अंशुल जी, हर डांस में या हर कला में कोई ना कोई एक ऐसा चीज होता है जो बहुत करीब होता है दिल के। तो जहां तक मुझे लगता है इंडियन क्लासिकल में, आई थिंक घुंघरू बहुत से डांस में नहीं भी है, क्लासिकल में नहीं बट बहुत से डांस में नहीं है, बट बेसिकली क्लासिकल में आई थिंक सभी जगह है। तो आपको आपके घुंघरू से कितनी मोह माया है, ये बताइए। अच्छा, एक वक्त था, एक छोटा सा किस्सा बताओ, जरूर चलेगा? जरूर, इसी के लिए हम हैं यहाँ, किस्से पे किस्से जानने हैं। एक वक्त था कि मतलब आपको जब फील होता है ना कि मैंने बोला था कि दिल्ली का सफर मेरे लिए मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल था। जी और जी। लास्ट ईयर था मेरा, मतलब 2019 मेरा लास्ट ईयर था कथक केंद्र का। और उस टाइम पीरियड पे ना मुझसे हो नहीं रहा था, बहुत सी चीजें नहीं हो रही थी जिस तरीके से होनी चाहिए थी। तो मैं गिव अप, मतलब होता है ना कि एक टाइम आता है कि आप गिव अप करने लग जाते हो थोड़ा। तो मैं गुरु माँ से लिटरेचर सीखता था, मतलब कमलिनी दत्त जी से मैंने मतलब शास्त्र और लिटरेचर सीखना शुरू किया था। और गुरु माँ मेरे से मतलब मैं उनसे बहुत क्लोज, मैं नहीं बोलना चाहिए, और उनसे बहुत सी चीज़ें सीखी। मैंने उनको बताया कि गुरु माँ अब मुझसे हो नहीं रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बस अभी बहुत हुआ, अभी मैं बंद करता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि वापस जाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी बहुत सुंदर, जिस तरह से मतलब एक मतलब अर्जुन को मतलब श्री कृष्ण जिस तरह से उपदेश देते हैं, वैसे उन्होंने मुझे दिया था। उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हारे पाँव के घुंघरू तुम्हारे लिए एक तलवार है, और तुम ऐसा सोचो कि तुम एक ऐसे मतलब ऐसे युद्ध में खड़े हो, ऐसे भूमि पर खड़े हो जहाँ पर आपको खुद की रक्षा करना है। और रक्षा कैसे करना है? नाच के करना है, डांस करके करना है। और वो जो घुंघरू जो है ना, ये आपकी एक तलवार है जो आपको बचाएगा, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको एनर्जी देगा। तो घुंघरू मेरे लिए वो है, यही आंसर है। बहुत खूबसूरती से आपने बताया, क्योंकि उस समय जब ये चीज फील होती है तो उस समय लगता है कि जिंदगी ये है या क्या है, क्योंकि तब वो पेन और वो चीज, तब एक बस एक ये एक वो था ना कि आपको वो आशीर्वाद वाली थाप मिल गई कि ठहर जा बच्चे, अभी और चीज है, रुको रुको रुको, है ना। जैसे अभी कुछ टाइम पहले आपने बोला, और जितना कि मैं आपको इतने वर्षों से जानता हूँ, कि आप बोल रहे थे कि इतने एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत अभी बहुत ऊपर वाले ने चाहा और आपकी संगत रंगत, आपकी मोह माया आपकी कला से जुड़ रहे, तो बहुत आगे जाओगे आप। और ये सबकी दुआ है, और मैं इतना बड़ा नहीं हूँ उम्र में आपसे, बट मेरा भी आशीर्वाद या प्यार जो भी कहिए वो है आपके साथ। और जैसे आपने बोला कि स्लो, वो और खूबसूरत बात है स्लो चीज होना, क्योंकि जैसे मैं जब मार्शल आर्ट से रहा या जिंदगी में भी जो सब चीजें देखते हैं हम रोजमर्रा की जिंदगी में, अगर कोई तेज भागेगा या आपके उसमें जो घूमते हैं डांस में, है ना, तो मैं अभी नाम भूल रहा हूँ क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। जो, है ना, स्पिनिंग बोल करते हैं, उसमें भी यही होता है। पहले दिन तो हम 36 या अनस्टॉपेबल नहीं कर सकते ना,
चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो डिपेंड करता है लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड पर्सन है, या कैसे में ग्रुप कर रहा है या सोलो कर रहा है उस पर। पर फिर भी मूल मंत्र तो वही है ना कि स्लो, तो वो एक दिन एक रफ्तार पे आएगा। तो उसी तरीके से कि आप किस तरीके से इस बात को लेंगे मुझे पता नहीं, पर मैं ये कहना चाहूंगा, ये मेरे आखिरी सवाल से पहले, कि कछुआ जो कि कुर्मा अवतार है, जिससे मेरा कल्चर निकला है कुमाऊनी, कछुए के ऊपर जब पर्वत से सागर मंथन हुआ था, तो पता है ना आपको कितने हाँ हाँ, रत्न निकले थे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो आप अपने आप को कछुआ भी माने तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, कितने सागर मंथन होना है, विष निकलेगा, पेन होगा, टाइम लगेगा, लेकिन वो विष भी कितना खूबसूरत होगा जो संग सादगी और संगत से निकलेगा, बिल्कुल, ये तो सच है। है कोशिश तो ना? वही है अनु, कोशिश तो वही है। तो एक तरफ से दानव लगे हैं कि इंसान भटके, और एक तरफ से देव लगे हैं, और बीच में आप अपना सागर मंथन कला में करते रहिए। रत्न निकलने ही वाले हैं और निकलते ही रहेंगे खूबसूरती से, सारे जितनी चीजें हैं सब संपन्न होंगी। सो अंशुल जी, हम काफी टाइम से आपका बहुत समय ले रहे हैं, बिल्कुल। थोड़ा सा आपका समय आपसे और चुराना चाहेंगे। जैसे कि ये सवाल नहीं, एक डिस्कशन टाइप का है लास्ट, कि पहले आप बताइए कि राधा कृष्ण क्या है अपने नजरिए से, या आप शिव पार्वती भी बता सकते हैं, या जो एक जोड़ी है ना, एक डिवाइन जोड़ी के बारे में, या फिर और फिर मैं एक छोटा सा आपको एक सरप्राइज गिफ्ट देके एक स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। ठीक है। देखो मतलब दोनों ही के बारे में हम बोल सकते हैं, बहुत सुंदर चीज़ है। जी राधा कृष्ण क्या है या शिव शक्ति क्या है, जैसे बोला शिव और पार्वती। देखा जाए तो हमारे शरीर में राधा भी है और कृष्ण भी है। अगर स्वरूप अगर हम बोला जाता है कि मस्कुलाइन अगर हम बात करते हैं, तो हमारा जो नेचर थोड़ा स्ट्रांग होता है, मैनली होता है, वीर टाइप का होता है, तो वो मैं मानता हूँ कि वो शिव का एक मतलब अस्तित्व है हमारे अंदर। और जहाँ पर हम बहुत प्यार, कंपैशन, बहुत ज़्यादा करुणा, किसी पर दया दिखाते हैं, तो शी इज़ लाइक पार्वती। और जो हर इंसान में होता है, ऐसा नहीं कि वो मेरे में है, मतलब आप में, हर हर इंसान में है वो सब चीज़ें। तो वो तो शिव और पार्वती का ऐसा डीप में बोला जाए तो बहुत लंबा अरसा हो जाएगा उस चीज़ के लिए। और जैसी कृष्ण और राधा की अगर मैं बात करूँ, तो ये दोनों तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, ये ऐसी एक चीज़ है कि मतलब सूर्य को बिना रोशनी के इमेजिन करना, दोनों एक ही है। उसके अलावा तो कुछ भी नहीं नहीं है। जी यही सब वो एक बहुत सुंदर पोइट्री है, मुझे एकदम दिमाग में याद आई कि अमृता प्रीतम की एक मुलाकात करके। तो एक एब्स्ट्रैक्ट पोइट्री है, तो उसकी जो लाकड़ी की जो 4 लाइनें हैं वो बहुत सुंदर है। तो जब कृष्ण और राधा एक दूसरे से बहुत मतलब बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और कृष्ण उम्र में छोटे छोटे हैं ना, मतलब राधा से। और जी एक लंबा अरसा बीतने के बाद जब कुरुक्षेत्र में पूरा युद्ध खत्म हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, फिर उसके बाद वो मिलते हैं 100 साल बाद समथिंग। और उस टाइम पे एक एक सवाल उनके दिल में रह जाता है कि ऐसा क्यों। तो वो बहुत सुंदर है कि मैं चुप, शांत और अडोल खड़ी थी, सिर्फ पास बहते समंदर में तूफान था। फिर समंदर ने खुदा जाने उसे क्या ख्याल आया, उसने तूफानों की पोटली सी बांधी, मेरे हाथों में थमाई और हंसकर दूर हो गया। हैरान थी पर उसका चमत्कार ले लिया, पता था कि इस प्रकार की घटना कभी सदियों में होती है। लाखों ख्याल आए, माथे में झिलमिलाए, लाखों ख्याल आए, माथे में झिलमिलाए, पर खड़ी रह गई कि उसको उठाकर अब मैं अपने शहर कैसे जाऊंगी। मेरे शहर की हर गली संकरी, मेरे शहर की हर छत नीची, मेरे शहर की हर दीवार चुगली। सोचा कि अगर तू कहीं मिले, तो समंदर के 2 किनारों की तरह तुझे सीने से रखकर हम इस छोटी संकरी गलियों और छोटे शहरों में बस सकते थे। पर सारी दोपहर तुझे ढूंढती भी थी, और जब दिन ढलने को था, समंदर का तूफान समंदर को लौटा दिया। लास्ट 4 लाइनें जो मेरी फेवरेट है। अब रात घिरने लगी है तो तू मिला है, अब रात घिरने लगी है तो तू मिला है, तू भी उदास, चुप, शांत और अडोल। मैं भी उदास, चुप, शांत और अडोल।
सिर्फ दूर बहते समंदर में तूफान है। बस इतना है ये तो। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। मुझे लगता हम्म, है ये जो 4 लाइनें हैं ना आखिरी की, कि अब रात घिरने लगी है तो तू मिला है, तो दोनों का मतलब मुझे हर वक्त कृष्ण और राधा ही याद आते हैं कि एक ऐसा टाइम पीरियड आता है उनके, मतलब कनुप्रिया करके एक कविता की पुस्तक है, कविता पुस्तक है जो धर्मवीर भारती जी ने लिखी है। उसमें वो डायरेक्टली बोल रही है, मतलब राधा कृष्ण को डायरेक्टली बोल रही है कि इतना सब कुछ तुमने क्यों किया, मतलब ऐसा क्या क्या मतलब तुमने हासिल कर लिया इतने बड़े युद्ध करके, बहुत तुमने धर्म की मतलब स्थापना करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें करनी चाहिए, पर क्या हुआ आगे? कुछ भी नहीं हुआ। और आने वाले 100 साल के बाद मतलब हम लोग मतलब 100 के क्रॉस हो गए और अभी हम लोग मिल रहे हैं, और अभी क्या है? सिर्फ एक खामोशी है, मतलब एक हिसाब की खामोशी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क है जिंदगी में, एक दूसरे का प्यार। बहुत, यही खूबसूरती होती है कला में कि हम लंबी बातें भी कर सकते हैं और कुछ शब्दों में अपने मन की सुर ताल बांध सकते हैं। हाँ है। तो इसी पे, अब आपके लिए कोई सवाल नहीं है, मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। हाँ ये कहानी शायद लोगों ने नहीं सुनी होगी, और मैं ज्यादा आपका समय लूंगा भी नहीं, पर ये कहानी को मैं शब्दों में बांध देता हूँ, ताकि ये मैंने ये लिखा था काफी साल पहले, बट मुझे अभी शायद उतना याद नहीं होगा, तो मैं थोड़ा भी, जितना भी मुझे याद हो उस हिसाब से। एक बार वन में रोती हुई राधा ने कृष्ण को पुकारा। एक बार वन में रोती हुई राधा ने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण भी सहमे सहमे आए। राधा ने पूछा, कृष्ण आज क्यों सहमे हो? कृष्ण ने कहा, प्रेम बेला नहीं, वियोग बेला आई है। मुझे मेरे असली माँ बाप की पुकार आई है। सो ये उस समय का टाइम है जब कृष्ण को पता चल गया था कि माँ बाप कौन है। कंस वध के बाद की बात है। तो राधा से मिलने आए कि अब मुझे राजवंश भी संभालना है और आगे एक बहुत महान चीज होने वाली है। वो महान चीज की बात आपने बता दी, आगे महाभारत हुई थी, है ना? तो इतना सा ये था। तो फिर राधा बोलती है कि इस युग में प्रेम ना पाया श्री हरि, लक्ष्मी संग ना नारायण बद पाए। किस पल में हम अब मिलेंगे? क्या कोई युद्ध होगा, फिर हम उसके 100 साल बाद मिलेंगे। तो ये बड़ी, जैसे आप कहानी की बात बोल रहे हैं ना, ये कहानी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, पर राधा और कृष्ण का ये वियोग के समय ये संवाद पहले हो चुका था। बाद में क्रोध में था कि क्वेश्चन, पहले बोला था कि शायद अब क्या होगा, बाद में सॉल्यूशन था राधा का, देखो ये हुआ। अरे वाह। तो कृष्ण बोलते हैं कि देख राधिके, न तुझको, न तू जाने ब्रजभानु, न मैं जानू आगे इस क्षण, इस समय, इस तत्व दिशाओं में क्या होगा। न तू मान पाएगी, न मैं जान पाऊंगा, न मैं जानकर भी मना पाऊंगा, न तू बोल के भी बता पाएगी कि क्या है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, मैं गरीब ग्वाला तुझे क्या दूं। आज से तू नहीं है, मेरा संगीत नहीं रहेगा। ये ले, मुझसे संगीत इजाद हुआ, मैं ही आज अपनी बांसुरी तोड़ता हूँ। तुझको और क्या दूं प्रिय, आज से मैं तुझको अपना नाम देता हूँ। तब से कहते हैं, तब से पूरी दुनिया बोलती है, उनने बोला कि कान्हा ये क्या बात हुई, साथ नहीं मिला, ये क्या बात हुई। तो कृष्ण ने बोला कि यही तो बातों में बात है, जहाँ कृष्ण है वहीं राधिके उसके साथ। तो वहां से सबको, हम ये जान, शायद ये पॉपुलर नहीं है, मुझे किस रीजन से ये पता है मैं आपको कभी फुर्सत में बताऊंगा। तो वहां से राधा, आज जो हम बोलते हैं ना कितना पॉपुलर है राधे कृष्ण, तो प्यार में कितनी खूबसूरती होती है। एक प्रेमी ने अपने प्यार को नाम दे दिया। आज हम बोलते हैं ना राधा कृष्ण रासलीला, हाँ अच्छी बात है, पर वो प्रेम समझना बहुत मुश्किल बात बिल्कुल है बिल्कुल। और ये हमारे बस ऑर्गेनाइज की जुड़ बात गया नहीं है। ना, ये वो कविता से ये कविता एक दूसरे से मतलब एकदम जुड़ गए एकदम। वाह। और ये उसके एग्जैक्ट 100 साल पहले की है, या उस समय का जो भी टाइम डायमेंशन, टाइम ट्रेवल हिसाब होता होगा जो भी, पर ये टेक्स्ट में नहीं है कहीं। मुझे कैसे पता है? मैं इस पे काम कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, एक इसका 10 लाइनर राइटअप बनेगा। ये उसी का पार्ट है, बट अभी जितना याद आया उतना ही।
तो सोचो कितना खूबसूरती होता है इंसान की कला में। हाँ तू बहुत नहीं तो संगत भी नहीं, है ना, बहुत। संगीत नहीं। तो इसी से हम कंक्लूड करेंगे कि आप खुश रहें, आपकी कला यूं ही बढ़ते रहे, और आपकी कला आप में, और आप अपनी कला में यूं ही खोते रहिए। ओ थैंक यू। और चाहे बदनाम होइए, चाहे मशहूर होइए, पर अपनी कला में खुश रहिए। अरे वाह वाह वाह। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू अनूप, धन्यवाद। मतलब मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, और मतलब इतने वक्त के बाद शायद मैंने दिल से बहुत सारी बातें की हैं, और ऐसा नहीं कि हम आगे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे जी बात जी करके, और थैंक यू दिल से, शुक्रिया, जी, नमस्ते। नमस्ते।